प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की आज और कल करेंगे अध्यक्षता। सम्मेलन में योजनाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाने और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के उपायों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना दौरे पर। हैदराबाद में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। क्रेमलिन में दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर की बातचीत। पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का दिया निमंत्रण। अभिनेता, राजनेता और डीएमडी के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का निधन। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री ने जताया शोक। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा, 13 लोगों की मौत और 16 जख्मी। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए दिया आदेश। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को मिलेगा 50-50 हजार रुपए का मुआवजा। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन टेस्ट मैच में आपको बता दें दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 5 विकेट पर 256 रन। डीएन एल्गर ने खेली नाबाद 140 रन की पारी। मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिनों तक जारी रहेगा कोहरे का सितम। उत्तर भारत में ठंड नहीं होगी कम। 31 दिसंबर से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मुख्य सचिव इस सम्मेलन में शामिल होंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ईज ऑफ लिविंग पर मुख्य फोकस रहेगा इस सम्मेलन की अगर बात की जाए। वहीं योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इन क्षेत्रों से संबंधित जो योजनाएं हैं, वहीं साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर परिप्रेक्ष्य जैसे विषयों पर विशेष सत्र इस दौरान होंगे। नशा मुक्ति, पर्यटन संवर्धन, राज्यों की ब्रांडिंग और भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्य सचिवों का ये राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें अलग अलग विषय पर चर्चा होगी। उसी में नशा मुक्ति, पर्यटन संवर्धन और इस दौरान केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मुख्य सचिव जो हैं वो इस सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। अमित शाह हैदराबाद में आज दोपहर राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी की कोर ग्रुप बैठक में हिस्सा लेंगे और उनको संबोधित करेंगे। इसके बाद तेलंगाना में मंडल अध्यक्षों के साथ अमित शाह मुलाकात करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, जहां उन्होंने संगठनात्मक बैठकें की थीं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां गुना जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई। यहां यात्रियों से भरी बस की टक्कर डंपर से हो गई। इस हादसे में बस में आग लग गई और 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बुरी तरह झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात बस गुना से आरोन की तरफ जा रही थी। इस दौरान डंपर से टकराने के बाद बस पलट गई और उसमें आग लग गई। बस और डंपर की टक्कर हुई है और उसमें बस जो है गिरी है और उसमें फिर आग लगी है। हमारे बात तो जिस तरह जांच के बाद मुझे पता चलता है कि अभी हमारा पूरा ध्यान जो है बचाव पर है और किस तरीके से हम डेड बॉडी को रिकवर करके और करें इस पर अभी हम लोग फोकस है। इलाज को लेकर के सभी को जिला अस्पताल में भर्ती, सभी खतरे से बाहर हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में हुई बस दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बस दुर्घटना में मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की सहायता देने का निर्देश दिया है। घटना पर दुख जताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, गुना से आरोन जा रही बस में भीषण आग से यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इस हृदय विदारक दुर्घटना में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए दिवंगतों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस विकट परिस्थिति में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मैंने प्रशासन को घायल यात्रियों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने के साथ ही दुर्घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिनों की रूस की यात्रा पर हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी संदेश सौंपा। एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी विदेश मंत्री लावरोव समेत अन्य मंत्रियों के साथ हुई चर्चा के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन की सराहना की। First of all, please allow me to convey the personal greetings of Prime Minister Modi, and he has also, through me, sent a letter to you, a letter expressing his thoughts about the state of our cooperation and the progress that we have made in recent days, and I will have the honor to give you the letter. Certainly, Mr. President, he looks forward to visiting Russia next year. वहीं रूसी राष्ट्रपति ने कहा, भारत रूस के बीच व्यापार बढ़ रहा है। उन्होंने पीएम मोदी को अगले साल रूस आने का न्योता भी दिया। बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वो यूक्रेन संकट और इस संघर्ष से जुड़ी स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देते रहे हैं और वो जानते हैं कि पीएम मोदी की इच्छा है कि शांतिपूर्ण तरीकों से इस समस्या को हल किया जाए। मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। हम सभी मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने और रूस भारत संबंधों के विकास की संभावनाओं के बारे में बात कर सकेंगे। हमें बहुत काम करना है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें मेरी शुभकामनाएं दें और हमारा निमंत्रण उन तक पहुंचा दें। हम रूस में उनका इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। उन्होंने भारत और रूस के बीच मजबूत रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा, दोनों देशों के बीच ये संबंध रणनीतिक और भू राजनीतिक हितों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, व्यापार, सैन्य तकनीकी सहयोग और लोगों की आवाजाही में प्रगति को लेकर भी चर्चा हुई। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारतीय आकांक्षा का समर्थन करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब तक के उच्चतम स्तर पर है और इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। We've had a very good session of talks. We will be carrying on after this. And I think today what clearly came out was that India-Russia relations remain very steady, remain very strong. They are based on our strategic convergence, on our geopolitical interests, and because they are mutually beneficial. We spent a lot of time discussing political cooperation with regard to various international issues, including international organizations, BRICS, of which Russia will be the president, SCO, etc. साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत जनवरी में फिर से शुरू की जाएगी। We have agreed that the negotiations between India and the Eurasian Economic Union for a free trade agreement will be resumed in the second half of January this year. On energy, as I mentioned, we have today a very substantial relationship, both in terms of Indian investments in Russia, in oil and gas, which we are seeking to expand,
As also in nuclear, yesterday we signed two important amendments which will take the Kudankulam nuclear power project forward. We also spoke about connectivity from Western India through the International North-South Transport Corridor, also connectivity from Eastern India, from Chennai to Vladivostok and the polar route. We discussed various related areas where India's polar capabilities could be enhanced in collaboration with Russia. इजराइल दूतावास के पास बम धमाके के बाद जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए मामले की जांच कर रही है, वहीं दूतावास की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। दिल्ली स्थित इजराइल दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। मामले की जांच तेजी से चल रही है। सीसीटीवी के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही एक हफ्ते के अंदर दिल्ली आने वाले और इजराइल दूतावास के आसपास उस इलाके में रुकने वाले लोगों की सघनता से जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। अभिनेता, राजनेता और डीएमडी के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का आज निधन हो गया। चेन्नई के एक निजी अस्पताल में विजयकांत भर्ती थे। अस्पताल ने आज मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि निमोनिया के कारण भर्ती होने के बाद कैप्टन विजयकांत वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। मेडिकल स्टाफ के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद 28 दिसंबर 2023 की सुबह उनका निधन हो गया। विजयकांत का अस्पताल में सांस की बीमारी का इलाज चल रहा था। विजयकांत की फिल्मी जर्नी शानदार रही और उन्होंने कई हिट फिल्में दी और 154 फिल्मों में अभिनय भी किया। फिल्मों के बाद वो राजनीति में आ गए। उन्होंने डीएमडी की स्थापना की और विरुद्धाचलम और ऋषिवनियम निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 बार विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। जाने माने तमिल अभिनेता और डीएमडी के नेता विजयकांत के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने लिखा है कि विजयकांत जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। तमिल फिल्म जगत के दिग्गज जिनके करिश्माई प्रदर्शन ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया, एक राजनेता के रूप में सार्वजनिक सेवा को लेकर उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी, जिसने तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य पर मजबूत छाप छोड़ी। उनका निधन एक खालीपन छोड़ गया है जिसे भरना मुश्किल होगा। वह एक घनिष्ठ मित्र थे और मैं वर्षों से उनके साथ हुई अपनी बातचीत को स्मरण करता हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, प्रशंसकों और अनगिनत अनुयायियों के साथ हैं। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत तमिल अभिनेता और डीएमडी के नेता विजयकांत के साथ अपनी तस्वीर भी साझा की। और आइए बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश के आगरा, फतेहपुर और प्रयागराज में जहां जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया, तो वहीं मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी भी सुनाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा आगरा लोकसभा क्षेत्र के हसनगढ़ और रेजुआ गांव पहुंची, जहां केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह द्वारा किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को देने के लिए शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें आयुष्मान भारत योजना, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण और मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया गया। इसके साथ ही ड्रोन से फसल पर कीटनाशक दवा के छिड़काव के बारे में भी जानकारी दी गई।
केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जनपद फतेहपुर के एराया ब्लॉक स्थित टेकारी और नक्सारा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए। साथ ही लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मोदी की गारंटी गाड़ी है और ये गारंटी गाड़ी नहीं है अकेले, सचमुच में जो अभी लाभार्थी छूटे हैं उन लाभार्थियों का समायोजन होना है, चाहे वो राशन का हो, आवास का हो, पेंशन का हो, आयुष्मान कार्ड का हो, उज्ज्वला का हो, किसान सम्मान निधि का हो, उनको जोड़ करके उनको लाभ देने का। इस दौरान मेरी कहानी मेरी ज़बानी के लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। अच्छी पहल है। हमारे गांव में पानी टंकी की व्यवस्था तो हो चुकी है, गांव में जो चीज की सुविधाएं नहीं हैं वो हो रही हैं। पहले जो थी चूल्हे में खाना बनाते थे, उससे आर्थिक समस्याएं होती थी, तो उस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे हम पूरे ग्रामवासी सब सहमत हैं। सम्मान निधि बराबर मिल रही है। इसके बाद हमको खाद बीज की कोई समस्या नहीं है। जो जितनी सुविधाएं हैं नरेंद्र मोदी जी की, उनमें विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि, राशन सारा बराबर सबको मिल रहा है। वहीं प्रयागराज में नैनी छिवकी स्थित रामलीला मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की शपथ दिलाई। बहुत लोगों ने फॉर्म भराए होते हैं, उस फॉर्म में कुछ कमियां रहती है, उसको भी ठीक किया जा रहा है। और जो नए लोग फॉर्म भरा रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है और उस गारंटी पूरा होने की भी गारंटी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा सभी लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम बन गया है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से छोटे शहरों और गांवों से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रांची में व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के पिस्का मोड़ पहुंचने पर इसका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों को केंद्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और कई लोगों को ऑन स्पॉट योजनाओं का लाभ दिलाने की भी पहल की गई। मौके पर लोगों को भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। इस दौरान कई लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी भी बयां की। दीपिका विश्वास और राखी देवी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने सचमुच उन्हें आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया है। मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया था जो लास्ट स्टेज में था, इसलिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उनके वजह से मेरे हस्बैंड आज हम लोग के बीच में हैं। मेरा बहुत तबीयत खराब हो चुका था, इसलिए मेरे आदमी गोल्डन कार्ड बनाया था तो मेरा इलाज हुआ था। लाभुक संजना कुमारी ने उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ उठाकर 50,000 रुपए का लोन लिया और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया है। मैं भी 50,000 का लोन उठाई हूँ और मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देती हूँ। मौके पर सुनीता देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिला। उन्होंने कहा कि आवास और स्वास्थ्य को लेकर अब उनकी परेशानी दूर हो गई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। हमें आवास भी मिला है, आयुष्मान कार्ड भी मिला है। कई लाभुकों ने भी गरीबों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब उनका जीवन सुख से बीत रहा है। तो राशन मिलता है, आयुष्मान कार्ड भी मिला है। पीला कार्ड में उस राशन मिलता है तो भर महीना खाते हैं। अभी आवास मिला है हमको तो सुविधा सब भी रहने पाता हूँ। इस यात्रा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी राज्य के कोने कोने में पहुंच रही है। रांची से सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं रामलला के अयोध्या धाम की।
अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। आगामी 22 जनवरी को यहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है और उसी के चलते मंदिर का जो निर्माण कार्य है उसमें भी तेज़ी सीधे तौर पर देखी जा सकती है और उसी का निरीक्षण किया यहां पर नृपेंद्र मिश्रा ने। अयोध्या में अगले महीने होने वाले भव्य महोत्सव के लिए जोर शोर से काम हो रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग ने भी पूरी तैयारी अपनी पूरी की है और अभी भी तैयारियों में जुटा हुआ है। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम जंक्शन भी बनकर तैयार है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोरदार तैयारियां जारी हैं। हर विभाग अपने अपने स्तर पर जुटा हुआ है। अयोध्या में तैनात सुरक्षा कर्मियों के मित्रवत व्यवहार का संदेश देश दुनिया तक जाए, इस आशय की तैयारियां भी की जा रही हैं। इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले सुरक्षा कर्मियों का एक सप्ताह भर का प्रशिक्षण कोर्स चलाया जा रहा है। रेलवे विशेष तौर पर इस आशय का खाका खींच रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि अयोध्या आने वाले कोई भी श्रद्धालु आने के बाद अपने गंतव्य तक पहुँचने में सुरक्षा के साथ ही पारिवारिक वातावरण का भी एहसास करें। हम इनका एक सप्ताह का इनके व्यवहार को लेकर के जो है एक इनका कोर्स यहीं पर, चूँकि पुलिस बल यहीं पर कैंप कर रहा है, उनकी हम एक ट्रेनिंग देते हैं। एक सप्ताह का जो मुख्य प्रोग्राम है उसके पहले हम आयोजित करने का निर्णय ले चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर मुख्यालय ने अयोध्या को 1 पुलिस अधीक्षक, 6 डीएसपी, 12 इंस्पेक्टर्स, 300 आरक्षी और मुख्य आरक्षी के साथ ही 2 प्लाटून पीएसी उपलब्ध करा दी है। अयोध्या से आने और जाने वाले सभी ट्रेन में पुलिस एस्कॉर्ट्स तैनात रहेंगे। ट्रेनों की संख्या बढ़ने पर मुख्यालय से अतिरिक्त सुरक्षा बल अयोध्या को दिया जाएगा। 300 आरक्षी और मुख्य आरक्षी अयोध्या को उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि आज के ही तिथि से लेकर के अगले पूरे फरवरी महीने तक हमें प्रदान किए गए हैं। और मुख्यालय द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर ट्रेन की संख्या और भी बढ़ती है तो हम और पुलिस बल लगाएंगे, जिससे कि एस्कॉर्ट सहित हमारी ट्रेनें यहाँ से गुजरे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन अब बनकर तैयार है और 1 जनवरी से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। पीएम मोदी 30 तारीख को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। रेलवे इसके लिए भी तैयारियां कर रहा है। स्टेशन पर केंद्र और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें सुरक्षा के स्वरूप को अंतिम रूप दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अयोध्या में अगले महीने होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री मौके पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या का भव्य रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार हो गया है। इसका नाम अब बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है। देखिए इन सबसे जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारी में यूपी सरकार ने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी है। तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई मंत्री अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट सहित अन्य कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं और सुधार के आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी अयोध्या पहुंचे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, अयोध्या दिव्य और भव्य रूप से विकसित हो रही है और रामलला का मंदिर पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों और मंदिर निर्माण को गति देने के लिए अपेक्षित मैन पावर बढ़ा दिए गए हैं। तैयारी बहुत अच्छी हो रही है और अयोध्या धाम वासी प्रधानमंत्री जी की पलके बिछा करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पूरे नगर के भीतर उत्साह लोगों में है और गर्मजोशी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 30 दिसंबर को यहाँ पर अयोध्यावासी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस जन्मस्थली पर भव्य स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरी अयोध्या कृतज्ञ है कि भव्य राम मंदिर बन करके पूर्णता की ओर पहुंच रहा है और साथ साथ में नव्य भव्य और दिव्य अयोध्या बने, उस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार
काफ़ी तेज़ी से काम यहाँ पर कर रही है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम एयरपोर्ट को लोकार्पित करने और अयोध्या वासियों से मुलाकात करने आ रहे हैं, जिनका भव्य स्वागत करने के लिए अयोध्यावासी प्रतीक्षारत हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या में स्वच्छता और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए नगर निगम के आग्रह पर अतिरिक्त मानव बल, मशीनें और अतिरिक्त बजट उपलब्ध करा दिया गया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का अयोध्या आगमन और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत ही वैभवशाली ढंग से संपन्न होगा। भगवान राम के इस दिव्य धाम में भगवान राम की ही प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ भी हो रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या सज रही है और उस प्रक्रिया में माननीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए और नगर की मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो प्रथम हम 30 तारीख की जो तैयारियां हैं उसको करने के लिए, देखने के लिए, कराने के लिए और उससे भी आगे चलते हुए 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें भी जो करना आवश्यक है उसको कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस बीच अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। इसे अयोध्या धाम जंक्शन के रूप में जाना जाएगा। भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने सोशल मीडिया में इस बारे में जानकारी दी। बीते दिनों अयोध्या जंक्शन का निरीक्षण करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेशन का नाम बदलने की इच्छा जाहिर की थी। सांसद लल्लू सिंह ने नाम बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी श्री वैष्णव को धन्यवाद दिया। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल के तीर्थयात्री भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी से लोगों की आवाजाही में आसानी भी हुई है। पीएम मोदी की मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी और जनकपुर यात्रा के बाद नेपाल के लोगों को भी श्री रामलला के दर्शन की उत्कट अभिलाषा है। पशुपतिनाथ विकास ट्रस्ट से जुड़ रहे विश्व से एकमात्र साहित्य शास्त्री अर्जुन प्रसाद वास्तोला के साथ बात की वरिष्ठ संवाददाता अजय मिश्र ने। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जो भव्य मंदिर बन रहा है उसमें नेपाल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि नेपाल माँ सीता की धरती है और नेपाल की धरती से पधारे इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं विश्व के एकमात्र संहिता शास्त्री गुरु अर्जुन प्रसाद वास्तोला जी, जो कि पूर्व ट्रस्टी भी हैं, पूर्व मुख्य ट्रस्टी पशुपतिनाथ विकास ट्रस्ट के। किस तरह से नेपाल के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये हरिओम, नेपाल के लोग बहुत ही व्यग्रता से भगवान रामलला का मंदिर पूर्ण हो और इसमें जो मोदी जी का उनका विशेष बार बार अयोध्या जाना, मंदिर के निर्माण का निरीक्षण करना और रामलला के प्रति जो मान्यवर मोदी जी की जो विशेष लगाव है, इसकी वजह से ये मंदिर पूर्ण हो रहा है। जब मंदिर का कार्य रुका था, मैंने दामोदर कुंड के 2 शालिग्राम ला करके 2020 विवाह पंचमी के दिन सत्येंद्र दास जी और चंपत राय जी, अनिल मिश्रा और महाराजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र की उपस्थिति में मैंने वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया था। उसके बाद में मंदिर का कार्य निर्विघ्न रूप से सुचारू हुआ और मुझे गर्व इस बात का है कि रामायण के स्रोत व्यक्ति ऋषिशृंग ऋषि भी नेपाल के थे और उन्होंने गुरु वशिष्ठ के कहने पर महाराजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करके भगवान राम को अवतरित कराया था। और वही ऋषिशृंग ऋषि ये महाराजा जनक के यहाँ भी जब राम और सीता का स्वयंवर हो रहा था वो स्वयं उपस्थित थे। तो इससे ये है कि नेपाल और भारत का जो हम लोग बोली चाली की भाषा में बोलते हैं रोटी बेटी का संबंध, वो गाढ़ा है। मोदी जी भगवान पशुपतिनाथ गए, जनकपुर गए, मुक्ति क्षेत्र गए, उसके बाद में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी गए। इस तरह से मोदी जी का प्रयास हमेशा नेपाल और भारत के संबंध हमेशा प्रगाढ़ और सुमधुर रहें, वो प्रयासरत हैं। क्या नेपाल और भारत के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसमें भी थोड़ा सुधार हुआ है? अयोध्या से मान लीजिए नेपाल पहुंचना या जनकपुर से अयोध्या पहुंचना कितना आसान हुआ है पहले की अपेक्षा? ये ऐसा है कि ये अटल बिहारी जी के टाइम में ये अयोध्या से जनकपुर
एक हाईवे बनाने की प्रस्ताव थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ज़मीन अधिग्रहण करने नहीं दिया, तो उसके कारण से रुका हुआ था। मोदी जी आने के बाद में ये कार्य संपन्न हुआ। आज अयोध्या से जनकपुर और जनकपुर से अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार की बसें चलती हैं। जब आपने बताया कि मुक्तिनाथ क्षेत्र में मोदी जी गए, उसके बाद भारत से मुक्तिनाथ जाने वालों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, क्या आपको उम्मीद है कि राम जन्मभूमि बनने के बाद नेपाल से भी लोग आएंगे? तो जैसे मोदी जी मुक्ति क्षेत्र गए और वहाँ से दूरदर्शन ने प्रत्यक्ष प्रसारण किया, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि पहले मुक्ति क्षेत्र को विकट माना जाता था, 200-300 लोग ही रोज़ पहुँच पाते थे। आज जो है 20,000 लोग पहुँच रहे हैं। इसी तरह से राम जन्मभूमि बनेगा तो नेपाल से भी 20,000 लोग आ जाएंगे। धन्यवाद गुरु जी, वक्त निकालने के लिए, बात करने के लिए। तो स्पष्ट तौर पर नेपाल वासियों को भी अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा है और उम्मीद ये की जा रही है कि नेपाल से भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। तमिलनाडु से काशी तमिल संगमम का छठा समूह काशी पहुंच चुका है। काशी पहुंचकर समूह ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर समूह के सभी सदस्य अभिभूत हो गए। समूह के सभी सदस्य केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं से भी काफी खुश नजर आए, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। तमिलनाडु से काशी तमिल संगमम के छठा समूह का काशी पहुंचने पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में फूलों से स्वागत किया गया। इस समूह के सदस्यों ने अपनी यात्रा को जहां बहुत ही सुंदर बताया, वहीं बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर अपने आप को भाग्यशाली कहा। साथ ही समूह के सभी सदस्य केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं से काफी खुश नजर आए। We have come here for Kashi Tamil Sangam 2.0. The way they treated us is wonderful, and from Chennai we came here for the past travel of 2 days. The food they have given us wonderful, and all the arrangements made by the government was amazing, and especially the Kashi Tamil Sangam, the way of receiving. The Uttar Pradesh gave us a warm welcome in the Banaras railway station, with a warm welcome, with the flowers and with a bouquet and all those things. The welcoming manner was amazing. Thanks for Kashi Tamil Sangam and government of Uttar Pradesh, and thanks to Modi ji. ये तो हमारा पहले बार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। ये तो इनके वेलकम तो हमें बहुत वार्मिंगली वेलकम किया था, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। और यहाँ पर खाने पीना बहुत अच्छा लगा। इनके प्यार सभी हमको बहुत खुशी हुआ। काशी तमिल संगमम में पहुंचे इस समूह का विश्वनाथ दर्शन से पहले अंग वस्त्रम और पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। काशी तमिल संगमम यहाँ पर हो रहा है। जो हमारे जितने भी वहाँ से अतिथि लोग आए हुए हैं, जब वो विश्वनाथ धाम के द्वार में आते हैं तो उनके फूलों के द्वारा, वृष्टि के द्वारा, फूलों के द्वारा उनका भव्य स्वागत। उसके बाद अंदर प्रवेश के पश्चात बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन। सभी के हाथ में गंगा जल दिया जाता है, जिसके द्वारा वो भगवान विश्वनाथ जी का अभिषेक करते हैं। इसके पश्चात जो हमारा विश्वनाथ धाम का शंकराचार्य चौक है, हमारे जितने भी अतिथि वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ पर बैठ के उनको तमिल भाषा में जो हमारा काशी की विशेषता है, विश्वनाथ जी की विशेषता है, माँ गंगा की विशेषता है, पूर्व में हमारा जो विश्वनाथ देवालय कैसा था और वर्तमान में कैसा है, इसका पूरा विवरण तमिल भाषा में हम देते हैं यहाँ पर उन लोग को। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को नजदीक लाना, देश की साझी विरासत की समझ विकसित करना और इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत करना है। काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यता संबंधी कई पहलुओं से जुड़ा हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और काशी तमिल संगमम से भारी संख्या में पर्यटक काशी आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।
काशी तमिल संगमम का ग्रुप काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर जब आता है तो पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया जाता है। बाबा का भव्य दर्शन उनको मिल रहा है और साथ ही जब शंकराचार्य चौक पर उनको अंगवस्त्रम देकर और पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया जाता है तो अभिभूत हैं वो। और जो प्रधानमंत्री ने यह व्यवस्था की है काशी तमिल संगमम की, तमिलनाडु के लोग यह अद्भुत जो जीर्णोद्धार के बाद काशी विश्वनाथ धाम बना है इसको देखकर अभिभूत हो जा रहे हैं और बार बार देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद को धन्यवाद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य लगातार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए इस सुनहरे अवसर की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता के साथ बातचीत के दौरान तमिलनाडु के तंजुवुर से आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य त्यागू ने कहा कि काशी तमिल संगमम के माध्यम से उन्हें पहली बार वाराणसी आने का मौका मिला और वे आम आदमी के इतने भव्य तरीके से स्वागत को देख काफ़ी आश्चर्यचकित महसूस कर रहे हैं। मैं नमो घाट पर हूँ, नर्मदा ग्रुप आ चुका है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आए मेरे पास। त्यागू नाम है इनका और इन्होंने आके मुझसे स्पेशली कहा कि ये हिंदी में कुछ बोलना चाहते हैं। त्यागू जी, आपने जो चेन्नई से यात्रा शुरू की, रेल से यहाँ तक आए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और अब आप नमो घाट पर हो, क्या अनुभव आपका रहा और क्या कहना चाहेंगे जिसने यह व्यवस्था दी? मैं मद्रास से आ रहा हूँ। मेरा नाम मैं कुंभकोणम बोल के एक जगह में आ रहा था। मेरा डिस्ट्रिक्ट तंजावुर है। मैं पहले बार आ रहा काशी। हमको पता नहीं चलता कैसे कैसे आ रहा है, जाना है बोल के। ये पहले बार आने के टाइम में पुराना टाइम में बोलते हैं लोग, बुढ़ा होने के टाइम में आएगा ऐसा ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या है, इधर आने के बाद हमको पता चलेगा इतना अच्छा जगह हो गया। अभी पहले बोलता है ना वो अच्छा नहीं है ऐसा ऐसा बोल के हम लोग बोला हुआ है। अभी मैं देख के बहुत खुशी हुआ। हम लोग वीआईपी दर्शन भी हुआ, हम ऐसा भी देखा नहीं है, कभी भी ऐसा भी देखा नहीं है। लेकिन बस का उतर के नीचे उतर कर सीधा अंदर चला गया, विश्वनाथ टेम्पल देखा। उसके बाद अभी पूरा इधर भी आया, वो व्यवसाय के लिए क्या क्या चाहिए वो लोग बताया, सब्सिडी कैसे ऐसे बताया। हम लोग को पता चल गया, व्यवसाय के बारे में पता चल गया। उसके बाद अवार्ड दिया, तमिल संगम से अवार्ड दिया। हम बहुत खुश हैं। क्यों मालूम है ना, ये आप जो जिसने व्यवस्था की है, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। क्यों मालूम है ना, ये काशी तमिल संगम बोल कर हमको हिंदी मेरे को आता है, सबको नहीं आता है ना। ये लोग कैसे पता चलेगा इधर आने के टाइम में कैसे जाएगा कैसे नहीं आएगा, अभी मंदिर जाएगा कैसे पता चलेगा। इधर आकर ये लोग काशी संगम में ना बहुत अच्छा किया। क्यों मालूम है ना, सब लोग आएगा। अभी एक आदमी आएगा ना, उसके बाद इसके फैमिली लेके आएगा, वो लोग आजू बाजू में रहता है ना, वो लोग सब कुछ लेके आएगा। ये काशी तमिल संगम में बहुत धन्यवाद हम बोलता हूँ। ये स्कीम है ना मोदी जी के लिए, वो भी धन्यवाद बोलता हूँ। क्यों, हमको वीआईपी दर्शन पहले बार आ रहा हूँ, इतना हम नहीं देखा। बहुत अच्छा है, मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है, हम लोग अच्छा बोलता हूँ। ये युवा हैं और पहली बार काशी आए हैं, इनका अनुभव बहुत ही शानदार रहा। बार बार यह जिक्र कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन का। जो जितने भी ग्रुप आए हैं इनके लिए यह खास है कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन काशी आना। और इसके साथ ही व्यवस्था के लिए धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी को, जो कि यहाँ के सांसद भी हैं। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। तो अपने आप में काफ़ी अनूठा काशी तमिल संगमम। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है?
दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। और आइए बात करते हैं साल 2023 में भारत की उपलब्धियों की। साल 2023 में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने ऊंची छलांग लगाई, नए कीर्तिमान स्थापित किए। जहां एक तरफ भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहली बार पहुंचकर इतिहास रच दिया, तो वहीं आदित्य L1 के जरिए सूर्य का अध्ययन करने का भी प्रयास किया। तो कैसा रहा साल 2023 में अंतरिक्ष का क्षेत्र, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ये साल बहुत ही यादगार रहा। साल 2023 अंतरिक्ष की दुनिया में ऐसी कई उपलब्धियां देकर गया जिन्होंने दुनिया भर को भारत की ताकत का एहसास कराया। इसरो ने 2023 में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, जिनमें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को आसानी से उतारने वाला पहला देश बनने से लेकर सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 को लॉन्च करना शामिल रहा। इसरो ने गगनयान का पहला मानव रहित उड़ान परीक्षण भी पूरा किया। इसके अलावा फिर से प्रयोग की जा सकने वाली प्रक्षेपण यान टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन किया। आखिरकार दशकों की मेहनत का फल भारत के वैज्ञानिकों को मिल ही गया। इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही। भारत ने ये कीर्तिमान रचते हुए चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया। चांद के साउथ पोल पर लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के बाद उसमें से निकले प्रज्ञान रोवर ने सतह पर 14 दिनों तक रिसर्च का काम किया। रोवर प्रज्ञान के पेलोड ने चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर समेत अन्य पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाया। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर विभिन्न तापमानों का अध्ययन किया। चंद्रयान 3 से मिलने वाले डेटा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। चांद पर सफलता के तुरंत बाद इसरो ने एक पखवाड़े से भी कम समय में भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 को लॉन्च किया। ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाएगा। इसी पॉइंट से आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करेगा। इसरो का ये मिशन करीब 4 महीने में पूरा होना है। ये मिशन सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन कर सूर्य के बारे में हमारी समझ को गहरा करने के लिए है। तमाम बाधाओं और चुनौतियों से पार पाते हुए इसरो ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट भी कहा जा रहा है। टेस्ट व्हीकल एस्ट्रोनॉट के लिए बनाए गए क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ऊपर ले गया।
रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर 16.5 किलोमीटर ऊपर गया और फिर बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक लैंड किया। इसरो ने 29 मई 2023 को भारत का पहला दूसरी पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया। NVS-01 नामक उपग्रह को इसरो के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए प्रयुक्त प्रक्षेपण यान को GSLV F-12 कहा जाता है। गौरतलब है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पिछले लगभग 10 वर्षों में तेजी से बढ़ी है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में इसमें और भी अधिक तरक्की देखी गई है। पीएम मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार शुरू करने के बाद से भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। लगभग 4 वर्षों की छोटी सी अवधि में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2 अंकों से बढ़कर 1180 से भी अधिक हो गई है। अमृतकाल और प्रधानमंत्री के इंडिया एट 2047 के विजन में भी अंतरिक्ष क्षेत्र शामिल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में जब भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा, तब हमारा स्पेस सेक्टर आसमां की और भी अनंत ऊंचाइयों को छूता नजर आएगा। और आइए बात करते हैं कारोबार जगत की। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 207 अंक की बढ़त के साथ 72,246 के स्तर पर, वहीं निफ्टी भी 50 अंक की बढ़त के साथ 21,705 के स्तर पर खुला। फिलहाल की बात की जाए तो अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 275 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 72,317 के स्तर पर और निफ्टी 70 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 21,729 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। कल की बात करें तो कारोबार के आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए थे। आरबीआई ने ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2022-23 रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार बैंक में संपत्ति गुणवत्ता में सुधार देखा जा रहा है। और क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2022-23 पर अपनी रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट वर्ष 2022 और 23 और 2023-24 के दौरान अब तक सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र के कार्य निष्पादन को प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी एससीबी की समेकित बैलेंस शीट 2022-23 में 12.2% बढ़ी है, जिसमें खुदरा और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी। साथ ही जमा राशि वृद्धि में भी बढ़ोतरी हुई, हालांकि यह ऋण वृद्धि की तुलना में पीछे रही। शहरी सहकारी बैंकों यानी यूसीबी के संयुक्त बैलेंस शीट में 2022-23 में 2.3% की वृद्धि हुई, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के समेकित बैलेंस शीट में 2.5 अंकों की ऋण वृद्धि के कारण 2022-23 में 14.8% की वृद्धि हुई। साथ ही आरबीआई ने देश के सभी बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता में सुधार की जानकारी दी है। वर्ष 2018-19 से शुरू हुआ बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार वर्तमान में भी जारी है। देश में जमा राशि में तेजी देखने को मिल रही है, हालांकि लोन की वृद्धि इससे काफी तेज है। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2023 में सकल एनपीए में 3.2% की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022-23 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंक धोखाधड़ी मामलों की संख्या बढ़कर 14,483 हो गई, लेकिन इनमें शामिल राशि पिछले साल की तुलना में सिर्फ 14.9% रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। ईपीएफओ ने खातों को फ्रीज या डीफ्रीज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। ईपीएफओ के अनुसार फ्रीज किए गए खातों का वेरिफिकेशन 30 दिनों तक पूरा करना होगा और इन खातों में फंड सुरक्षित करने के लिए इस समय सीमा को 14 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। वेरिफिकेशन के लिए मेंबर आईडी, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की जरूरत होगी।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता धारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को अगले साल 30 जून तक बढ़ा दिया। अभी तक किसी लाभार्थी को नामित करने या घोषणा पत्र जमा कर इससे बाहर निकलने की समय सीमा 31 दिसंबर तक रखी गई थी। सेबी के इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके वैध उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने और आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार फिर से बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अभी तक भारत ब्रांड के तहत लोगों को कम कीमत पर आटा दाल मुहैया कराया जा रहा था। अब केंद्र सरकार इसी ब्रांड के अंतर्गत चावल मुहैया कराने की तैयारी में है। इसकी कीमत 25 रुपए किलो हो सकती है। सूत्रों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ट्रेड पॉलिसी फोरम की आगामी बैठक में भारत गैर शुल्क बाधाओं के कारण बाजार पहुंच का मुद्दा उठा सकता है। नई दिल्ली में 13 और 14 जनवरी को होने वाली इस वार्षिक बैठक की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों को उम्मीद है कि इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार एवं निवेश के मुद्दों को निपटाने और बेहतर तालमेल के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करने पर बातचीत होगी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर्ज का लेन देन हो सकेगा। आरबीआई ने बुधवार को इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए। केंद्रीय बैंक ने इसके दिशा निर्देशों से जुड़ा प्रस्ताव फरवरी की मौद्रिक नीतियों में पेश किया था और ड्राफ्ट 17 फरवरी को जारी किया था। ड्राफ्ट पर बैंकों, मार्केट पार्टिसिपेंट्स और बाकी इच्छुक पार्टियों से प्रतिक्रियाएं मंगाई थीं। अब आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी भी कर दिए हैं और यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो जाएगा। L&T ने जानकारी देते हुए कहा है कि उसे सऊदी अरब से बिजली उत्पादन और जल प्रणाली से संबंधित 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने कहा कि उसे सऊदी अरब के लाल सागर क्षेत्र में अमाला परियोजना के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादन और बिजली संयंत्रों से संबंधित विभिन्न प्रणालियां स्थापित करने के वास्ते इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ठेकेदार के रूप में चुना गया है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी का कहना है कि कंपनी IIT बम्बई के साथ मिलकर भारत GPT कार्यक्रम पेश करने की कोशिश में लगी है। इसके अलावा रिलायंस जियो टेलीविजन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाने के बारे में विस्तार से गौर कर रही है। टेलीविजन ऑपरेटिंग सिस्टम की दिशा में कंपनी पिछले कुछ समय से ही काम कर रही है। एयर इंडिया ने कहा है कि दिल्ली हवाई अड्डे से आने जाने वाले यात्रियों की उड़ानें अगर कोहरे की वजह से प्रभावित होने की आशंका हो तो वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी बुकिंग को पुनर्निर्धारित या रद्द करा सकते हैं। एयरलाइन की यह पेशकश पिछली सर्दियों में पेश फॉग केयर पहल के तहत की है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के स्वतंत्र निदेशक CS राजन को पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक ने उन्हें 1 जनवरी 2024 से 2 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। 1978 बैच के IAS अधिकारी राजन को 22 अक्टूबर 2022 से कोटक महिंद्रा बैंक के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। जापान द्वारा यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली मुहैया कराने को लेकर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने बुधवार को कहा कि जापान द्वारा यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली मुहैया कराने के कदम से रूस और जापान संबंधों के लिए गंभीर परिणाम होंगे। गौरतलब है कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन में हजारों सैनिकों को भेजने के बाद से मॉस्को और टोक्यो के बीच संबंध, जो पहले से ही मुश्किल थे, तेजी से खराब हो गए हैं। वहीं रूस पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाने में जापान अपने पश्चिमी सहयोगियों में शामिल हो गया है। पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया में गैस टैंकर के विस्फोट के कारण कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई। देश के उत्तर मध्य लोअर बोंग काउंटी के टोटोटाप में मंगलवार देर रात ऑयल टैंकर हादसे का शिकार हो गया, जिसके तुरंत बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ। घटनास्थल पर मौजूद कई लोग मारे गए और घायल भी हो गए। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे दर्जनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। और बात खेल जगत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैच की 1 दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की नज़र घरेलू सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड में सुधार करने पर होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी धरती पर 21 वनडे मैचों में से सिर्फ 4 में ही टीम इंडिया को जीत मिली है। हालांकि हाल ही में टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को मात देने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं।
वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में पहले टेस्ट का आज तीसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 256 रन बना लिए थे। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मार्करम 5 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इसके बाद डीन एल्गर और टोनी डिजॉर्जी ने पारी को संभाला और रन बनाना जारी रखा। डिजॉर्जी को 28 और कीगन पीटरसन को 2 रन पर बुमराह ने आउट किया। इसके बाद एल्गर ने बेनिंघम के साथ मिलकर स्कोर 200 के पार पहुंचाया। इसी बीच एल्गर ने अपना शतक पूरा किया। दिन का खेल खत्म होने के समय एल्गर 140, मार्को जेनसन 3 रन बनाकर नाबाद थे। इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में 245 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत ने पहले दिन के स्कोर 8 विकेट खोकर 208 रन से आगे का खेलना शुरू किया। केएल राहुल ने मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर रन बनाना जारी रखा। सिराज 5 रन बनाकर आउट हुए तो दूसरे छोर पर राहुल ने शानदार पारी खेलते हुए अपना शतक पूरा किया। वो 101 रन बनाकर अंतिम बल्लेबाज के रूप में पवेलियन लौटे। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से केगिसको रबाडा ने 5 विकेट लिए। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने इस महीने की 31 तारीख से कई राज्यों में 3 दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम विक्षोभ के कारण 30 तारीख से उत्तर पश्चिम भारत के प्रभावित होने की संभावना है। इसके कारण 30 दिसंबर से 4 दिन तक दक्षिण तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने अगले 3 दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के दौरान घने से बहुत घना कोहरा जारी रहने का भी अनुमान जताया है। ओडिशा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में आज और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 4 दिनों तक सुबह के समय घने कोहरे जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ के लिए भी अनुमान जताया गया है। 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। 30 तारीख के बाद से 31 तारीख की अगर बात की जाए इस दौरान ये बारिश का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिम विक्षोभ के चलते उत्तर पश्चिम भारत का जो मौसम है वो प्रभावित होने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। 30 दिसंबर से दक्षिण तमिलनाडु, केरल में हल्की से मध्यम बारिश का भी अनुमान जताया गया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, दिल्ली में घना कोहरा छाया रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो ठंड और कोहरे का सितम जारी है। बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी काफ़ी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है और कई ट्रेनें अपने तय समय से काफ़ी देरी से चल रही हैं। कोहरे के चलते विमानों की आवाजाही और सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। 6 शहरों की तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सर्दी का सितम जो है मथुरा, प्रयागराज और अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।